हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की चाह रखो। नमस्कार, जोहार। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम युग दर्शन में। दोस्तों, पर्यावरण जो दो शब्दों परि जोड़ आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। इसमें एक बड़ी इकाई के रूप में पेड़ पौधे भी शामिल हैं। ये हमारे लिए प्राण तत्व हैं। इनके संरक्षण एवं संवर्धन का अर्थ है प्राणी जगत का संरक्षण। इसके संरक्षण के लिए सबसे अहम बात यह हो जाती है कि जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं और जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, इनकी बेहतर तरीक़ा से देखभाल करना, और इसमें युवाओं की भागीदारी सर्वाधिक अहम है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है पौधारोपण और देखभाल में युवाओं की भागीदारी, जिस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एग्रीकल्चर के दो युवा साथी सुमित। मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से, और मैंने एमएससी भी वहीं से की है, और इस फील्ड पे काफ़ी समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और इसके साथ ही हमारे दूसरे युवा साथी हर्ष। मैं फ़िलहाल बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में बीएससी फॉरेस्ट्री परस्यू कर रहा हूँ, और मैं अभी 6th सेमेस्टर में हूँ। सुमित जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे हम सभी प्राणी जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर इसके दूसरे डायमेंशंस को समझना चाहें तो हम आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? जी, पेड़ पौधे जो हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पहला इसका हमारे जीवन में योगदान जो है ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हैबिटेट है बहुत सारे जानवरों का या पक्षियों का। उसके अलावा ये सॉइल इरोजन को भी रोकता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को ठीक करके रखता है, और इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। हर्ष जी, जैसे कि पेड़ पौधे अपनी अर्ली स्टेज में काफ़ी आसानी से पहुंच जाते हैं, परंतु जो इनकी मैक्सिमम स्टेज होती है ये यहाँ तक बहुत सीमित पौधे ही पहुंच पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें हम युवा अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? हम कई बार देखते हैं कि पेड़ पौधे जो है वो सिर्फ अर्ली स्टेज में ही दिख पाते हैं, और बढ़ते बढ़ते वो कई बार मर जाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि हम ध्यान देना छोड़ देते हैं। हमारा शेड्यूल इतना बिजी हो चुका है कि हम अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम नहीं निकालते हैं पेड़ पौधे के लिए, और कई बार हम पानी डालना भूल जाते हैं, कीटनाशक डालना भूल जाते हैं, जिस कारण जो पेड़ पौधे हैं वो मर जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि जंगली जानवर या फिर जानवर जो है वो हमारे पेड़ पौधे को खा जाते हैं। इस कारण जो पौधे हैं वो कभी भी बड़े नहीं हो पाते हैं। और हम युवा इसमें अपना योगदान इस प्रकार दे सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल करके पेड़ पौधों को पानी डाल सकते हैं, या फिर कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं अगर पेड़ पौधे में कीड़े लग चुके हैं, तो इस प्रकार हम उसे बचा सकते हैं। हर जी, जैसा कि आपने कहा कि इसमें कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, अदर यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, तो इस बात को जन साधारण तक, युवाओं तक हम सिंपल लैंग्वेज में कैसे पहुँचाएँ? कैंपेन किए जाते हैं, हमारे कॉलेज में भी इनफैक्ट होते हैं, इनसे कैंपेन होते हैं जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि अगर पेड़ पौधे में कीड़े लग चुके हैं तो हम कौन से कीटनाशक का प्रयोग करें, कौन से उर्वरक का उपयोग करें। तो केवीकेज हो गया या फिर कई सारे कैंप्स हो गए, उससे पता चल सकता है। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हम खास दिवस में या फिर किसी सामान्य दिवस में भी अगर हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर पेड़ पौधे लगाने का जो है चलन चल पड़ा है। तो जितनी आसानी से पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, क्या उतनी आसानी से इनका परवरिश भी किया जा सकता है? जी, आज के समय हम लोग जो देख रहे हैं कि हर कोई या तो कोई सेलिब्रिटी है या कोई भी है जो सोशल मीडिया पे इन सब चीज़ों का इसके बारे में बताता है लोगों को। तो पेड़ हम लगाते हैं, पर उसे बचाने के लिए युवाओं को इसके प्रति बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कि आपको ऐसे पेड़ों का चुनाव युवाओं को करना चाहिए जो फलदार हों। जैसे कि अगर हम कोई ऐसा शॉर्ट ड्यूरेशन के पौधों को लगाते हैं जो 4 से 5 महीने में या 1 साल के अंतर्गत उसमें फल आने लगते हैं, तो फल आएंगे तो इंसान के अंदर, हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाता है कि हम कि मेरा लगाया हुआ पेड़ है, इससे फल आ रहा है। ये एक चीज़ होती है। उसके बाद हम हमारे जो झारखंड सरकार हो गई या फिर कोई भी राज्य सरकार हो गई, जो युवा
इसमें बहुत बड़ा बड़ा कैंपेन चला रहे हैं या फिर NGOs चला रहे हैं जो पेड़ लगाने के चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, तो उनको सम्मानित किया जाए। इस प्रकार से इन चीज़ों को धीरे धीरे करके हम ठीक कर सकते हैं। जी हर जी, जैसा कि अभी सुमित जी ने कहा कि पेड़ पौधे हमें फलीदार लगाने चाहिए, ऐसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को बेहतर रखे। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है, वो होती है मिट्टी। क्या होता है कभी कभी हम जाने अनजाने में किसी खास मिट्टी का प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि कई सारी समस्याएँ भी हो सकती हैं। तो इन मिट्टी को, पेड़ पौधे को लगाते समय हमें मिट्टी का कितना ध्यान रखना चाहिए? जब हम किसी भी पेड़ या पौधे को लगाते हैं तो हमें मिट्टी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों के जो पोषक तत्व है वो सारे मिट्टी से ही मिल रहे हैं। जो जाइलम फ्लोएम हो गए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे पेड़ पौधे में, तो हमें मिट्टी का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए और हमें किसी भी मिट्टी में कोई भी पेड़ नहीं लगा देना चाहिए। और जैसे हमें मिट्टी की उर्वरता का ध्यान रखना चाहिए, हमें pH लेवल का ध्यान रखना चाहिए, मिट्टी में कितने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और हम युवा जो है इसको और बढ़ावा दे सकते हैं इस प्रकार से कि एग्रीकल्चरल कैंप लगाया जा सकता है, जिसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट एज अ इंटर्न वहाँ जा कर के लोगों को बता सके कि कौन सी मिट्टी जो है सो ज़्यादा उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी में कौन से फसल लगाने चाहिए, कौन से पेड़ लगाने चाहिए। जैसे काली मिट्टी हम जानते हैं, काली मिट्टी में हमें गुलाब का पेड़ लगाना चाहिए, गुलाब के पौधे लगाने चाहिए, गुलमोहर का पेड़ लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से जी सुमित जी, जैसा कि हर जी ने कहा कि हमें पेड़ पौधे के लिए खासकर मिट्टी का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके हिसाब से तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पेड़ लगाए जाते होंगे। तो जब हम खासकर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी भी अन्य क्षेत्रों से काफ़ी अलग है, तो बेशक यहाँ पर पेड़ पौधे भी उनसे अलग ही होंगे। तो झारखंड में किस तरह के हमें पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए जिससे कि यहाँ के लोगों की जीविका प्लस में लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके? जी, तो हम जानते हैं कि भारत जो हमारा देश है इसमें जलवायु जो है वो बहुत अलग अलग राज्यों में अलग तरह की है और मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो भी अलग अलग है। जैसे कि तो झारखंड की जो हम ज्योग्राफिकल स्टडी, अगर ज्योग्राफिकल की चीज़ों की बात करें तो ये पठारी क्षेत्र है। यहाँ पे हमें हमें किसानों को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है इसमें पानी की सुविधा नहीं है हमारे पास, सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हमें ऐसे पेड़ का सिलेक्शन करना चाहिए। और एक और चीज़ हमें इसमें ध्यान देनी चाहिए कि मिट्टी का pH थोड़ा सा इधर ज़्यादा है, जो रेड सॉयल यहाँ पे हमारे झारखंड में पाई जाती है। तो हमें ऐसे पेड़ का चुनाव करना चाहिए जिनकी जड़ें बहुत अच्छे तक जाती हों। जैसे कि सजवन का पेड़ जो होता है ये काफ़ी अच्छा होता है और सजवन के पेड़ में काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप जानते हैं कि उन्हें कंज्यूम करके, उनके लीफ को खा के डायबिटिक पेशेंट्स को भी काफ़ी आराम मिलता है। उसके अलावा नीम एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। नीम का हर पत्ते से लेके उसका ब्रांच सारा चीज़ इस्तेमाल होता है। उसके अलावा आंवले का पेड़ हम लगा सकते हैं। आंवले के पेड़ से भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, आंवले का मुरब्बा, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। उसके अलावा बैम्बू आज के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रास है, जो कि देखते हैं उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। लाइक इस पे बहुत सारे NGOs भी काम कर रहे हैं, जैसे डिफरेंट NGOs हो गए। लाइक आप टूथब्रश बना सकते हैं, या फिर प्लास्टिक का जो वेस्ट बढ़ता जा रहा है तो उसे हम इन चीज़ों के द्वारा ठीक कर सकते हैं और इकोनॉमिक बेनिफिट भी ये फार्मर्स को देता है। भारत देश की एक प्रमुख पर्यावरणविद हैं वंदना शिवा, उनका भी मानना है कि सॉइल होल्ड्स द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। हर्ष जी, जैसा कि मतलब सुमित जी ने बताया कि मिट्टी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मिट्टी से ही पौधे ग्रो करती हैं। तो इसमें एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि जब हम पौधों को लगाते हैं तो पौधों से पेड़ बन जाने के क्रम में हमें ऐसे कौन कौन से बेसिक बातें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि पौधों का जीवन काल काफ़ी लंबा हो? जब पौधे से पेड़ बनने के क्रम में हमें बहुत सारी ऐसे बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे पेड़ बन रहे हैं तो उसकी छटाई करनी चाहिए हमें रेगुलर इंटरवल में। और ऐसा कहीं ना कहीं बोला जाता है कि हम पेड़ों को जितनी छटाई करेंगे वो उतना ही स्ट्रांग बनेगा, उतना ही वो बड़ा बनता जाएगा। हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि कुछ समय तक बड़े होते होते पेड़ जो है वो रुक जाता है बड़ा होना। तो हमें ज़रूरी जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं पेड़ में, एड्रेनल हो गए, गिबरलिन्स हो गए, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। कई सारे ऐसे KVKs है जहाँ पे जा कर के हम वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि
हमारा पेड़ जो है वो ग्रो करना बंद कर गया है, तो हम वहाँ से जा कर के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमारा पेड़ कम हो गया है, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। या फिर मिट्टी में जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है उसकी कमी के कारण भी कई बार पेड़ जो है वो ग्रो नहीं करता है, तो हमें मिनरल्स का भी ऐड होना चाहिए उसमें। इस क्रम में मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ। जी। हम पेड़ तो लगा देते हैं, पर कई बार पौधे से पेड़ बन नहीं पाता है। उसमें एक और फैक्टर ये भी है कि हम सही वैरायटी का चुनाव करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि झारखंड में डिफरेंट टाइप ऑफ जोन्स में इसे डिवाइड किया गया है। झारखंड है तो यहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ों की सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप सही चुनाव करके अगर सही पेड़ को लगाएंगे तो वो कम हमारे रिसोर्सेज में जल्दी उपज देगा, मतलब जल्दी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो आपको वैरायटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जो आज के समय में जो रिसर्च में नई नई वैरायटीज़ रिलीज़ हो रही हैं तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारे रांची में है, जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय हो गया, यहाँ के केवीकेज हो गए, या फिर कोई भी ICAR के रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप साइंटिस्ट के पास जाके, अगर आपको बहुत मास में प्लांटेशन करना है तो आप उनके पास जाके इसकी जानकारी आसानी से ले सकते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख चुनौती है, वो है पर्यावरण की। और पर्यावरण की चुनौती में जो भागीदारी होगी सर्वाधिक वो युवाओं की होगी, और ऐसी अवस्था में युवाएं ही सर्वाधिक अस्थिर भी हैं। वे किसी एक स्थान पर पेड़ पौधे लगा देते हैं तो इसे पूर्ण रूप से देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो हम युवाओं को मतलब पेड़ पौधे जो लगा रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनके विकास पर किस तरह से हम लोग देखभाल कर सकते हैं? जी, युवाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हम सारे युवा जो होते हैं वो पढ़ाई के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं और वहाँ पे अपना करीबन 4 या 5 साल का समय वो व्यतीत करते हैं। तो इस समय में हम ऐसे भी पेड़ों को लगा सकते हैं अपने हॉस्टल्स में, या फिर हम कॉलेज प्रेमिसेस जो हमारा रहेगा वहाँ पे हम ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लेके किन्हीं 2-4 पौधों की किस्मों का सिलेक्शन करें जो सिर्फ कम ड्यूरेशन में ग्रो करती हैं। जैसे कि आप अमरूद के पौधे को देखिए, आप अमरूद का पौधा लगाइएगा तो उसमें करीबन 1 साल के बाद या फिर 6-7 महीने के बाद उसमें फल आने लगेंगे। अमरूद के पौधे हो गए, पपीता हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा आम का पौधा हो गया, कटहल हो गया, तो मतलब कम ड्यूरेशन में वो जल्दी ग्रो कर देते हैं। और उसके बाद शेड यानी छाँव देने के लिए आप गुलमोहर का पौधा लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ों को युवा सिलेक्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों को वो सोशल मीडिया में दिखा भी सकते हैं, ताकि अपने साथी जो और भी लोग इनसे इंस्पायर हों। और एक और चीज़ होगा कि आज के समय हम लोग हमारी जो लाइफस्टाइल है वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, या फिर हम कोई भी किसी का जैसे भगत सिंह का जन्मदिन है या किसी भी नेशनल हमारे हीरो का जन्मदिन है तो हम सिर्फ फ़ोटो बदल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ों को बदलना है और लोगों को इसमें अवेयरनेस भी फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो NGOs के साथ जुड़ सकते हैं। लोकल NGOs आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो इस स्तर पे काम कर रहे हैं। झारखंड रांची में भी ऐसे बहुत सारे NGOs हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। हर जी, जैसा कि सुमित जी ने बताया कि हमें अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है, तो इसी अवेयरनेस की कमी के कारण क्या होता है कि कभी कभी जो युवा होते हैं वे पेड़ पौधे लगाना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती है। तो जब हम पेड़ पौधे खरीदने जाएं तो ऐसी क्या मतलब व्यवस्था किया जाए कि तत्काल रूप से हमें उसी समय उस पेड़ पौधे के बारे में आवश्यक बिंदु, जैसे कि हमें कितनी सनलाइट चाहिए, किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता है, उसे किस प्रकार के पोषक पदार्थ की आवश्यकता है, ये सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाए। जब हम किसी पेड़ को ख़रीदने जा रहे हो और अगर हमें पता नहीं है कि उससे कितनी सनलाइट की ज़रूरत है, कौन सी मिट्टी में वो उगेगा, कितनी पानी की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो हम नर्सरी जहाँ से हम ख़रीद रहे हैं पेड़ पौधे, हम उनसे पता कर सकते हैं कि इसे किस तरह की मिट्टी में लगाने से ये उपजाऊ हो जाएगा, किस तरह कितना पानी चाहिए इसे और कितना सनलाइट चाहिए, हम ये पूछ सकते हैं। दूसरा है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू पता कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू पता कर सकते हैं कि कितनी मिट्टी चाहिए इसमें, कौन सी मिट्टी चाहिए और धूप कितनी चाहिए। और एक और काम कर सकते हैं, हम जहाँ से हम ख़रीदने जा रहे हैं, ये पेड़ पौधा ख़रीदने जा रहे हैं, उसमें हम छोटा सा एक स्कैनर लगा सकते हैं जिसमें हम स्कैन करने के बाद पता कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या आवश्यक बिंदु है, जैसे धूप कितनी चाहिए इसे, पानी कितनी चाहिए, मिट्टी कौन सी चाहिए। तो ये सब चीज़ सारे इन्फॉर्मेशन है वो निकल के आ जाएगा उसमें, हम ये कर सकते हैं। तो युवाओं को इसमें कैसे भागीदार बनाया जाए?
युवाओं को भागीदारी इसमें ऐसे बनाया जा सकता है कि युवा अपने तरफ से इनिशिएटिव ले, वीडियोस बना करके डाले यूट्यूब में, और अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन और पता है तो वो शेयर कर सकते हैं लोगों से कि हाँ ये सब आवश्यक बिंदु है, इसे लगाने से पेड़ पौधा जो है वो उगेगा। सुमित जी, क्या होता है कि कभी कभी ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, जहाँ पर उर्वर मिट्टी की उपलब्धता काफ़ी सीमित होती है, और झारखंड में भी ऐसे स्थल काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे लगाए जाने से इनकी सफल वृद्धि सुनिश्चित हो पाएगी? मतलब जहाँ पे पानी की कमी है या फिर हमारी जो मिट्टी है वो उतनी उपजाऊ नहीं है, तो इस स्तर में काफ़ी पौधे आपको मिल जाएंगे जो जिनमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है या ड्रॉट रेजिस्टेंस की उनमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे जेनेटिक्स की भाषा में हम जीन्स बोलते हैं। तो ये कम पानी और फर्टिलाइज़र्स के बिना भी उग सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि बनियान ट्री हो गया, पीपल वृक्ष हो गया। जैसे पीपल तो आपने देखा होगा कि ये किसी भी बिल्डिंग्स पे उग जाता है। तो पीपल जो है ये काफ़ी एक हार्श क्लाइमेट को झेलने की इसमें क्षमता है। उसके अलावा आप इसमें टीक का पौधा है, साल का वृक्ष है, उसके बाद और भी टिम्बर के वृक्ष हो गए। तो ये जो पौधे हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है और इनकी ऊंचाई भी बहुत होती है, और इनसे मिलने वाला मुनाफा वो काफ़ी अच्छा होता है, जो कि किसान की आय और इन चीज़ों को बढ़ा सकता है। जी, हर्ष जी, ऐसा देखा जाता है कि आजकल कुछ टर्म काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं, जैसे कि सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी। तो ये क्या है और ये किस तरह से पौधारोपण को आगे बढ़ावा दे सकता है और इसमें सामाजिक समरसता को ला सकता है? कृषि वानिकी को हम इंग्लिश में एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। ये बेसिकली एक पैटर्न होता है जिसमें हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ साथ पेड़ों को लगाते हैं और साथ ही साथ हम पशुपालन भी करते हैं। और सामाजिक वानिकी एक सोशल फॉरेस्ट्री जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, ये इसमें ढेर सारे समाज के लोग जो है वो एक साथ मिलकर एकजुट होकर वनों की रक्षा करते हैं, वनों को संरक्षित करते हैं और इसे ग्रो करने में मदद करते हैं, अपनी भागीदारी दिखाते हैं। सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी दोनों बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। जैसे क्या होता है कि हमें पेड़ तो लगाना है बट हम कहाँ लगाएं, हमें ये समझ में नहीं आता है। तो हम खेतों में लगा सकते हैं, साथ ही साथ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स भी लग रहे हैं, तो जिस वजह से जो मिट्टी है वो और फर्टाइल हो जाती है और मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, जिस कारण ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। हम कहीं ना कहीं ये कर सकते हैं कि हमारे जो ज़मींदार हैं उनसे ज़मीन लेकर के उसमें पेड़ लगा सकते हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लगा सकते हैं, उसमें पशुपालन कर सकते हैं, जिस वजह से ये हमारा ही मुनाफा होगा, जो ज़मींदार है उसका ही मुनाफा होगा। तो हम ये कर सकते हैं। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जी। जैसे कि हर्ष ने बताया कि हम क्रॉप्स लगाते हैं, तो हम क्रॉप्स लगाते हैं, उसके साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेड़ पे, जैसे ये एक काफ़ी प्रचलित स्कीम है, हर मेड़ पर पेड़, है ना। तो ये हर मेड़ पर पेड़ यानी मेड़ पे हम क्या करें कि पेड़ लगाएं। तो पेड़ कैसे पेड़ लगाएं? ऐसे पेड़ जो बहुत ज़्यादा छांव ना करें, क्योंकि अगर वो छांव करेंगे तो फिर वो हमारी क्रॉप्स की सनलाइट को ब्लॉक करेंगे, उनमें फिर चिड़िया या फिर घोंसला बनाएंगी, जो कि फसलों को, जैसे तोता होता है वो जाके डैमेज करने लगता है। तो हम ऐसे ट्रीज़ का सिलेक्शन करें जो शॉर्ट हाइटेड हो, जैसे कि आपका पपीता हो गया। पपीता का आप पौधा देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होता है और एक बारी में फल देता है। अमरूद हो गया, तो इन सब का सिलेक्शन किया जाए। और ये तो हो गया आपके हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। प्लांटेशन अगर आपकी फर्नीचर के लिए बात करें तो उसमें हम साल का वृक्ष या फिर सागवान का पौधा हम लगा सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन इसके अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री में हो सकता है। जैसा कि देखा जाता है कि जो परंपरागत स्तर पर जो भी पेड़ पौधे लगाए जाते थे वो ग्रो करने में थोड़ा समय लेते थे। तो वर्तमान समय में क्या कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए कम समय की आवश्यकता हो और जिससे कि आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों लाभ प्राप्त हों? जी बिल्कुल। आज के समय में हम लोग जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी रिसर्च चल रही है, तो हम ऐसे आज के कई तरह के पौधों को डेवलप किया गया है। जैसे कि जैसे आपका ड्रॉट टॉलरेंट पौधे होते हैं, या फिर ऐसे पौधे जो छोटी हाइट के रहें और उनमें फल आने लगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप अलग अलग वैरायटीज़ जो हैं इन पौधों की, इनकी जानकारी आपको किसी भी KVKs में जाके आपको मिल जाएगी। और जैसे आपका नीम का पौधा है, साल है, सागवान है, और उसके बाद आंवला हो गया,
ये आम के पौधे हो गए, जैसे आम के पौधे वगैरह भी, जैसे आम में कई बार कन्वेंशनल तरीके से हम पहले के समय देखते थे कि आम का बहुत बड़ा जब वो वृक्ष होगा 4 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे तब उसमें फल आएगा। पर आज क्या है, हमने इस ड्यूरेशन को कम किया है, तो हमने क्या किया, हाई डेंसिटी प्लांटिंग का कंसेप्ट लाया है। मतलब क्या है कि आप देखते हैं कि आम का पौधा जब हम एक जगह लगाते हैं तो उसको बहुत स्पेसिंग चाहिए, मतलब दूसरे एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम आम के ऐसे पौधों का चुनाव करते हैं जो कि कम डिस्टेंस में हम उन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी कैनोपी बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होती है और वो उसकी डिस्टेंस में, वो कम डिस्टेंस में यानी कम ज़मीन में ही ज़्यादा पौधों को हम लगा सकते हैं। तो इस तरह की हमने रिसर्च में ये चीज़ें पाई है। तो क्या इसके आर्थिक लाभ दिख रहे हैं हमारे सामने? जी बिल्कुल, इसके आर्थिक लाभ बहुत सारे हैं। जैसे कि आप आम का, मैंने जैसे बताया, अमरूद हो गया, तो इनसे जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है तो इससे किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके अलावा आपके प्लांटेशन क्रॉप्स में, उसके अलावा प्लांटेशन क्रॉप हो गई या फिर स्पाइसेस हो गई, जैसे टर्मरिक वगैरह हो गई, टर्मरिक हो गई, या फिर एलोवेरा की खेती हो गई। तो एलोवेरा वगैरह की खेती से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें इसे यूज़ कर सकते हैं फर्दर। हर्ष जी, जैसा कि पेड़ पौधे जो लगाए जा रहे हैं आजकल, विकास का कार्य भी चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि विकास के कार्य के साथ साथ जो है पेड़ पौधे भी काटे जा रहे हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, सफाया किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जो इकोसिस्टम है वो भी प्रभावित हो रही है। तो हम इस इकोसिस्टम जो हमारी इकोसिस्टम जो प्रभावित हो रही है, इसे हम मिनिमम कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब जंगलों को काटा जाता है तो इकोसिस्टम बहुत डैमेज हो जाता है, बट इसे मिनिमम ज़रूर किया जा सकता है। जैसे हम जितने पेड़ों को काट रहे हैं उससे 2 गुना पेड़ लगा सकते हैं, या फिर ऐसे जगह को चुने जहाँ पे विकास तो हो पर वहाँ पे ज़्यादा जंगलों को ना काटा जाए, ज़्यादा पेड़ों पौधों को ना काटा जाए। और अंडर टनल बनाया जा सकता है जिसमें पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, ज़मीन के थ्रू रास्ता बनाया जाएगा। और ये सब करके हम मिनिमम कर सकते हैं इसको, इकोसिस्टम डैमेज। इस पे एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के समय में हम प्रिसीजन फार्मिंग की बात करते हैं। तो प्रिसीजन फार्मिंग यानी हम जिस एरिया से, मान के चलिए हमें कहीं पे सड़क बनाना है और वो सड़क जंगल से गुजरती है, तो हम जंगल काट देते हैं। तो जंगल काटने के बाद वो जो कंपनी है वो पेड़ लगा तो रही है, पर वो पेड़ बच रहे हैं कि नहीं उसका सर्वे करना ज़रूरी है, जो कि हम रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके उसे देख सकते हैं। उसके अलावा ड्रोन्स हमारे समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रोन्स का सर्वे करके हम ये रियल टाइम में पता कर सकते हैं कि हमने जो पेड़ लगाए हैं, जो कंपनी है वो पेड़ लगाई है, क्या वो बच पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो नहीं बच पा रहे हैं तो उन कंपनीज़ पे या तो कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इन तरह के नियम्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। सुमित जी, जैसा कि राष्ट्रीय मानक है कि किसी भी राष्ट्र के कुल क्षेत्रफल का 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं और झारखंड की बात करें तो क्रमशः लगभग 24% और 29.76% भाग पर वन है। तो हम इसमें वन के जो क्षेत्रफल हैं इसमें सफल वृद्धि कैसे कर सकते हैं और इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व को कैसे सुनिश्चित करें? जी, तो हम जानते हैं कि पेड़ जो लगाना है, ये अगर हम और आप जाके पेड़ लगाएं जगह जगह घूम घूम के, तो ये बहुत ज़्यादा टीडियस है, मतलब बहुत मुश्किल है और समय और पैसे की बहुत ज़्यादा इसमें खपत है। तो हमें क्या करना है, हमें रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, सस्टेनेबल बनना है। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है कि आप ड्रोन के द्वारा सीडिंग करवाइए, यानी ड्रोन्स के अंदर हम लोग सीड्स डाल देते हैं और वो ड्रोन पठारी, जैसे जानते हैं आप लोग कि पठारी एरिया है हमारा झारखंड, तो कई जगह पे जाना पॉसिबल नहीं है। तो ड्रोन्स जो है वो हर जगह हर तरह के पठार या टेरेन्स पे चल सकते हैं, तो वो ड्रोन्स को उड़ा के हम सीड्स को गिरा सकते हैं। और एक और चीज़ आज के समय है नैनो टेक्नोलॉजी। सो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ऐसे सीड्स का भी विकास कर सकते हैं जो कि आप उसको किसी भी कंडीशन में, किसी भी सॉइल में लगाएं तो उनमें ये काबिलियत हो कि वो जर्मिनेट कर पाए, जब उनके पास पानी नहीं है तब भी वो जर्मिनेट कर पाए। तो इन सब चीज़ों को हम प्रमोट कर सकते हैं और इससे वन का जो कवर है वो भी अच्छा होगा। हर्ष जी, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि युवाओं का रुझान जो है वो मेडिकल की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ, सिविल सर्विसेज की तरफ काफ़ी है, तो हम युवाओं का रुझान बागवानी की तरफ कैसे आकर्षित कर सकते हैं? हम अगर बात करें सिविल सर्विसेज या मेडिकल या इंजीनियरिंग की, तो इन सब की पढ़ाई जो होती है वो बहुत महंगी होती है। वहीं बात करें हम एग्रीकल्चर की, बागवानी की, फॉरेस्ट्री की, तो इसकी जो पढ़ाई होती है बहुत कम दाम में हो जाती है, बहुत कम प्राइस लगता है। जैसे हमारा कॉलेज है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ की जो फ़ीस है बहुत मिनिमम है और साथ ही साथ यहाँ हमें स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं।
तो इन सब चीज़ों को बताकर हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि बागवानी की तरफ जाए, और हम पेड़ पौधे की इम्पोर्टेंस के बारे में बता सकते हैं कि पेड़ पौधे कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, और हम पेड़ पौधे से मिलती हुई वो मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल वैल्यूज़ जो है वो हम बता सकते हैं लोगों को, और इस प्रकार हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं बागवानी की तरफ। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ इसमें, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी युवा जो है वो 12वीं तक पढ़ने के बाद फिर अपना करियर डिसाइड करता है, तो स्कूल में अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय, जो राज्य में कृषि विश्वविद्यालय हैं, उसके अलावा जितने भी अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो ये स्कूल में जाएं और फार्मिंग के लिए बच्चों को प्रमोट करें, समझाएं कि कैसे ये इन चीज़ों के क्या क्या लाभ है, ग्राफ्टिंग करके दिखाएं या फिर कैसे प्लांटेशन करनी है, वो सब चीज़ें समझाएं, तो उनमें एक उत्साह डेवलप होगा और इसीलिए वो फिर इस तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी और सुमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम को इतना सफल बनाने के लिए। पेड़ पौधे न सिर्फ प्राणी जगत व पादप जगत के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी जगत के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। हमें अपनी लाइफ स्टाइल को इन्वायरमेंट के अनुरूप बनाना होगा, क्योंकि एक स्वस्थ पर्यावरण से ही हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर संवर सकता है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी भी एक प्रमुख विचार जो कि इस उपनिषद से प्रभावित था, वो भी उससे प्रभावित हैं, और ये इस प्रकार है कि ईसा वास्य मिदम सर्वम, अर्थात हमें पेड़ पौधे का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि हम एक मानव का करते हैं। इसलिए जब भी हम पेड़ पौधे लगाएं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे भी उतना ही ख्याल रखा जाए, उसे उतना देखभाल किया जाए और उसे उतना ही स्वतंत्रपूर्वक बढ़ने दिया जाए जितना कि हम स्वयं के विकास के लिए चाहते हैं। तो उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको काफ़ी लाभान्वित करेगा और पेड़ पौधे लगाने के नए तरीके आपने जाना होगा। तो फिर दीजिए इजाज़त मुझे यानी सुमित कुमार और दूरदर्शन की पूरी टीम को। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ इसी मंच पर युवा दर्शन की अगली कड़ी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DD झारखंड। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।